हेलो गाइस। तो आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। बहुत लंबे अरसे के बाद हम लोग बाकी सारी वीडियोस की कवरेज के साथ साथ अपने सिलेबस को भी आगे बढ़ाना चाहेंगे। तो टुडे आज हम लोग काइनेमेटिक्स 1D का कंप्लीट थ्योरी वन शॉट में करने वाले हैं, यानी कि फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर काइनेमेटिक्स। इसकी स्टार्टिंग आज से हो रही है। इस पर सवालों की प्रैक्टिस भी की जाएगी, मेंस प्लस एडवांस लेवल की। और अब जो भी आगे कहेंगे कमेंट्स में, मैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का, क्लास 11 का। यहाँ से ही बेस तैयार होता है। अगर आप इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लें, अगर मेरी वीडियो को देख ले ध्यान से, तो इसके बाद फिर आप आराम से बढ़िया फिजिक्स कर सकते हैं। आप 11th क्लास 11 की फिजिक्स के आगे के चैप्टर्स को आराम से समझ सकते हैं, जस्ट बिकॉज दिस इज द बेस। ये बेस है। तो ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है, मतलब, लेकिन और बहुत मजा भी आएगा आपको पढ़ने में, क्योंकि फिजिक्स अब यहाँ से फील के साथ फिजिक्स पढ़ी जाएगी। इस चैप्टर के बाद से जितने भी चैप्टर में कवरेज करने वाला हूँ, ठीक है। तो आज फिलहाल हम लोग को काइनेमेटिक्स करना है, तो लेट अस स्टार्ट विद काइनेमेटिक्स। ठीक है। तो काइनेमेटिक्स 1D आज करेंगे। इसमें दो पार्ट है, वन डायमेंशन में, टू डायमेंशन में। तो आज हम लोग 1D का कंप्लीट थ्योरी करने वाले हैं, ठीक है। 2D नहीं, आज हम लोग सिर्फ 1D का कंप्लीट थ्योरी करेंगे। आराम से पढ़ेंगे, एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए फॉर मोर सच वीडियोस। ओके, चलिए चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आता है डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको, काइनेमेटिक फिजिक्स का वो ब्रांच है, ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जहां पर हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन की स्टडी करते हैं, कि ऑब्जेक्ट्स का मोशन किस तरीके से हो रहा है। ऑब्जेक्ट्स के मोशन को एनालाइज करना हम लोग काइनेमेटिक्स के पोर्शन में कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, लेकिन आपको एक्चुअल फिजिक्स नहीं पता होगी। आप वहां पर सिर्फ रोट लर्निंग के थ्रू, मतलब आपने डेफिनेशन याद कर ली होंगी, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। इसके लिए मैं आज के लेक्चर में एग्जांपल भी लेके आया हूँ, सच दैट कि आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ सके, ठीक है। बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, सब जगह कराया जाता है, नीट और जेईई एस्पिरेंट दोनों को स्टार्टिंग में, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं, फिर हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, ठीक है। यानी कि बॉडी ने एक्चुअल में कितना पाथ ट्रेवल किया है, उस पर्टिकुलर पाथ का जो लेंथ होगा, दैट विल बी द डिस्टेंस। एंड व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं एक चीज यहाँ पे बनाता हूँ। लेट्स से कि ये पॉइंट ए था मेरे पास, ठीक है। और यहाँ से जो है एक बॉय मूव करना स्टार्ट कर रहा है इस पाथ के अलोंग, ठीक है। ऐसे ऐसे पहुंच के यहाँ पे ये बी पे पहुंच गया, ठीक है। ये बॉय जो है ये ए से बी पॉइंट पे पहुंच गया। तो ये बॉय ए से स्टार्ट करता है, बी पे पहुंचता है, और इसका पाथ कुछ इस तरीके से, कुछ यूं इसकी ट्रेजेक्टरी है, ठीक है, इसके मोशन की। तो अगर बात करें डिस्टेंस की, तो क्या कहा गया, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल, जो भी उसने एक्चुअल पाथ चला हुआ है, उस पर्टिकुलर पाथ का लेंथ, यानी कि जो हम ये, मैं थोड़ा उससे शो करने की कोशिश करता हूँ, रेड से, जो हम ये पूरा पाथ चले हैं, ठीक है, जो भी पूरा पाथ हम लोग चले हैं, ये 1 सेकेंड, थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन हो गया। ओके, सो जो भी हम ये पूरा पाथ चले हुए हैं, मतलब आप समझ रहे हो ना मैं जो कहना चाह रहा हूँ। ये जो भी पाथ लेंथ है अपना, मतलब जो भी है ये ए से बी तक, ये पूरा अगर आप जोड़ेंगे, ये कुछ मीटर होगा, ये कुछ मीटर होगा, सब कुछ ना कुछ मीटर होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, है ना। तो ये सारा पाथ लेंथ जो आप जोड़ लेंगे तो वो डिस्टेंस कहलाता है। और वहीं डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब देखो आपको बताता हूँ क्या होगा। बेसिकली ये ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, तो आई बिलीव इसको मुझे मिटा देना चाहिए ना। हाँ, आप ड्रॉ करना चाहिए ए से लेके बी तक का शॉर्टेस्ट, मतलब स्ट्रेट पाथ होगा, एक स्ट्रेट होगा, आई बिलीव स्ट्रेट होगा। तो ए से बी तक के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वह ये हो सकता है। तो ये जो है हमारे पास, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, और ये डिस्टेंस कहलाता है, ये जो एक्चुअल पाथ तुमने कवर की हुई है। अब ये स्केलर क्वांटिटी है, समझ में भी आ रहा है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। ये देखो, कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, ये कभी यहाँ जा रहा है, कभी यहाँ आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, ऐसा कुछ करके। तो बेसिकली डिस्टेंस हमारे पास स्केलर ही रहेगा।
ये बात आपको समझ में आई, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, लेकिन ये वेक्टर रहेगा क्योंकि इसका डायरेक्शन फिक्स है, इसी डायरेक्शन के अलोंग वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ए से लेके बी तक, ठीक है, या फिर जो भी बॉय था ए से बी तक, तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग उसका कुछ ना कुछ इनिशियल और फाइनल पोजीशन में चेंज आया है, तो वो डिस्प्लेसमेंट उसके कारण वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, ये डायरेक्शन डिपेंडेंट चीज है। और अगर बात करें डिस्टेंस की, तो उसमें कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे कुछ भी किया जा रहा है तो स्केलर क्वांटिटी होगा। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। थिंक ऑफ द केस डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा और डिस्टेंस कब नॉन जीरो होगा, सोचो। एक केस तुम लोग सोचो, अपने कॉपी में ड्रॉ नोट्स बनाते रहे साथ में और ड्रॉ करके सोचे। एक ऐसा केस मैं बोल रहा हूँ तुमको जहां पर डिस्प्ले, अभी तुम्हारी फिजिक्स की पीला आने लगी कि डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे पास जीरो है और डिस्टेंस कुछ ना कुछ है। ये केस होगा बेसिकली, आपने कर लिया होगा पॉज करके, मैं बताता हूँ। ये यहाँ से स्टार्ट करके और वापस वहीं आ जाता है, ठीक है, ए एंड देन बी। मतलब बेसिकली इसका पाथ लेंथ तो ये पूरा होगा, ये ऐसा जो भी है पाथ लेंथ तो इसका पूरा हो जाएगा, है ना, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है क्योंकि वो जहां था फाइनली वहीं पे आ चुका है। तो उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा लेकिन डिस्टेंस नॉन जीरो होगा, ठीक है। ये एक केस हो गया, ये केस आप सोच सकते थे, ठीक है। ये पाथ डिपेंडेंट चीज होती है, ठीक है, और ये पाथ इंडिपेंडेंट चीज होती है, ओके। अब आगे देखते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो अभी हम उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं, क्योंकि स्केलर से जब कंपैरिजन करना हो तो डायरेक्शन लेके क्या ही करोगे, तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो अभी मॉड लगा के हम सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है और जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट होगा। कब इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा? स्ट्रेट लाइन के केस में। स्ट्रेट लाइन के केस में अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए से लेके बी तक जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा, क्योंकि डिस्टेंस भी, पाथ लेंथ भी यही है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है। तो स्ट्रेट लाइन के केस में डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। और ऑलवेज डिस्टेंस ग्रेटर ही होता है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है, क्यों? तो शॉर्टेस्ट पाथ लेके चल रहा है और डिस्टेंस में तो हम पूरी पाथ लेंथ देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। चलिए फिर आगे चलते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया। अब एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको कितना क्लियर हुआ होगा वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, ये एग्जांपल मैं लेके आया हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, बेसिकली एक सर्कल है मेरे पास, ठीक है, एक सर्कल है। तो इसको थोड़ा हम लोग और अच्छा कर लेते हैं ना, इसको थोड़ा हम लोग और अच्छा कर लेते हैं, ओके। फिर और एनालिसिस करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, यानी कि एक डायमीटर होगा इसका पर्टिकुलरली ऐसा, है ना। और यहाँ से भी सेम एक डायमीटर को हम लोग पास कराने वाले हैं, ठीक है। ये बेसिकली ये इसका सेंटर, ओके। लेट्स अज्यूम दिस इज द सेंटर, ओके। और नेमिंग कर देते हैं, दिस इज ए, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, this point is C and this point is D, ओके। सो ए बी सी डी करके पॉइंट है हमारे पास, ओके। अब तुमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, तो बेसिकली इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम लोग क्या करेंगे, कोई एक पर्सन जो है तुम्हारे पास, वो ए से बी पॉइंट पे गया, ठीक है, ओके। तो कोई एक पर्सन बेसिकली तुम्हारे पास ए से लेके बी तक गया है, ए से बी, तो उस केस में तुम्हें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो मैं डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो इस केस में आपको बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों, ठीक है। तो जब ए से बी जाएगा, इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक जाएगा, तो एक्चुअल पाथ क्या होगी, वो इस सर्कल के थ्रू
ऐसे 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 करके जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है, पाथ लेंथ। कितना पाथ लेंथ होगा ये, ओवरऑल 2 पाई आर होता है, सरकमफेरेंस आधा पाई आर होता है, तो ये पाई आर बाय 2 हो जाएगा। सही है कि नहीं, ये पाई आर बाय 2 हो जाएगा, पाई आर बाय 2 है ना। पाई आर बाय 2। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ए से बी तक में शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन। अब जब ये आर है रेडियस, ये आर है, ये आर है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से √2 आर आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक टास्क देना चाहता हूं कि आपको क्या करना है। आपको मैं बता दे रहा हूँ क्या करना है। अ, ये रेड पेन, हाँ। ये मैं यहाँ पे एक और पॉइंट असाइन कर रहा हूँ सी और डी के मिड पॉइंट पे। समझ जाओ, सी और डी का मिड पॉइंट है वो ई। ई जो है ये सी और डी का मिड पॉइंट है, ओके। तो ए से लेके पर्सन जो है वो ए से लेके ई तक जा रहा है, ठीक है। ए से लेके कहाँ तक जा रहा है, ई तक। ए से ई मतलब कुछ यूं जा रहा है, यूं यहां से होते हुए होते हुए होते हुए सी और डी के मिड पॉइंट तक पहुंचता है। तो इस केस में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कमेंट में आंसर करना है, ठीक है। आपको थ्योरी क्लियर हो गई होगी, बहुत सही से मैंने इसको एग्जांपल को लिया है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं ना। ये अच्छा नहीं दिख रहा वैसे, आई बिलीव मुझे शुरू से बना देना चाहिए, ठीक है। ओके, चलो अब आगे चलते हैं, बहुत हो गया डिस्कशन यार। अब आता है टर्म स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी का टर्म देखते हैं क्या लिखा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस किस तरीके से टाइम के साथ किस तरीके से चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज स्पीड। और डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ किस तरीके से चेंज हो रहा है, दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर हम एक वेक्टर का ही डेरिवेटिव ले रहे होंगे या फिर रेट ऑफ चेंज देख रहे होंगे टाइम के साथ। और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है। यहाँ पे डिस्टेंस की ही बात की जा रही होगी, टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरीके से चेंज हो रहा है, सो दैट कि हमें स्पीड मिल जाए। इस केस में चूंकि ये वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी में हमें वेक्टर ही मिलेगा। सो दिस विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस विल बी स्केलर क्वांटिटी। स्पीड वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड में कुछ फर्क नहीं होता है। स्पीड अगर तुमसे कहा जाए 10 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी कहा जाए 10 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड का मतलब है कि वो तुम्हें ये बताना चाह रहा है कि कोई चीज जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, यानी कि उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। और अगर उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बोलना चाह रहा है, यानी कि वो ये भी बता रहा है साथ में कि वो 10 मीटर पर सेकंड से किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। डायरेक्शन भी वहां पे आ जाएगा, तो वेक्टर बन जाएगा। ये वैसे ही इस डिस्टेंस की तरह नॉन नेगेटिव होगा, क्योंकि डिस्टेंस नॉन नेगेटिव है तो ये भी नॉन नेगेटिव होगा। और ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है। ये इतनी बात आप समझते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक्सेलरेशन पे आते हैं, एक और टर्म, ठीक है। एक्सेलरेशन ए से रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली इसको, ठीक है। ए से, ओके, स्मॉल ए से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छा लगता है, ठीक है। इट इज गिवन एज रेट, अच्छा ये कुछ फालतू आ चुके हैं, आप ये इसको काट दो पहले। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि वेलोसिटी टाइम के साथ किस तरीके से चेंज हो रहा है उसको एक्सेलरेशन कहेंगे। टाइम के साथ वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। लेट्स से कि t1 टाइम, कुछ t1 टाइम था, इस पे वेलोसिटी कितनी थी v1। कुछ t2 टाइम आया, इस पे वेलोसिटी कितनी हो गई v2। तो एक्सेलरेशन कैसे लिखोगे इस केस में तुम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज, यानी कि कितना चेंज हुआ है वेलोसिटी में, v2 माइनस v1, इतनी तो चेंज आया। ये v2 माइनस v1 है ना, अपॉन टाइम में कितना चेंज आया, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 है ना। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। यानी कि टाइम के साथ
वेलोसिटी में किस प्रकार चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. सो इट विल बी v2 minus v1 upon d2 minus d1. यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. वेक्टर क्वांटिटी होगी क्योंकि एक वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर डिवाइड बाय स्केलर कर रहे तो यू विल गेट ओनली वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. और वही यहाँ पे लिखे a इक्वल टू डेल वी बाई डेल टी. डेल मतलब बेसिकली वो डिफरेंस बताना चाह रहे हैं, डेल टी डेल वी है ना. सो वन एंड द सेम थिंग. तो एक्सेलरेशन आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है. ओके. वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करना हम एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन से कर सकते हैं. एक्सेलरेशन टर्म कहाँ पे यूज होगी, जब तुम्हारी वेलोसिटी कुछ थी उसको तुमने बढ़ाना था, तो तुम अपने जैसे स्कूटर चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो या फिर बाइक चला रहे हो, तो तुम्हें जब अपनी करंट वेलोसिटी को बढ़ाना होता है तो तुम एक्सेलरेट करते हो. बोलते हैं ना एक्सेलरेटर पे घुमाओ तो फिर वो आगे बढ़ेगा, ज्यादा स्पीड मिलेगा, या फिर गियर लगाओ बाइक के लिए. तो बेसिकली वो काम क्या करता है, एक्सेलरेटर की तरह काम करता है कि एक्सेलरेट करेगा, वेलोसिटी को इंक्रीज कर देगा. वहीं अगर रोकना हो तो हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, वो डी एक्सेलरेट कर देता है, जो वेलोसिटी करंट है उसको रिड्यूस कर देता है. ठीक है. तो ये तरीके होते हैं हमारे पास एक्सेलरेशन डिक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी में इंक्रीज या डिक्रीज के कारण एक्सेलरेशन होता है. कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस है जो तुम्हें याद रखना है डिफरेंशिएशन के फॉर्म में. डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में आपसे अभी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, लेकिन आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है. ठीक है. बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 11 फिजिक्स के लिए हमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगता है, तो आप डिफरेंशिएशन देख सकते हैं. ठीक है. सो v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी. अब ये d मतलब डेरिवेटिव होता है. ठीक है. डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ टाइम, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर तुम पोजीशन का डेरिवेटिव लोगे तो तुम्हें वेलोसिटी मिल जाएगा. ये डेरिवेटिव d का मतलब होता क्या है, इट इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज. रेट ऑफ चेंज का मतलब किस प्रकार चीजें चेंज हो रही हैं. यही हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो अगर मैं x को अपना डिस्प्लेसमेंट बना दूं, तो इसका डेरिवेटिव यानी कि इसका रेट ऑफ चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि नीचे टाइम है, वो वेलोसिटी देता है, तो ये डेफिनेशन को बिल्कुल मतलब वो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है. तो ये इसको लिखने का तरीका ये होता है dx by dt, डेरिवेटिव के टर्म्स में हम लिखते हैं. ठीक है. v is equals to dx by dt. okay. so v is equals to dx by dt, that will be equals to velocity. a equal to dv by dt, वही बात है, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. सो a equal to dv by dt. वहीं a equal to v dv by dx भी होता है. ये कैसे है, कुछ नहीं, आपको ये a equal to dv by dt में ds और ds का मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे, मतलब dx. तो बेसिकली ये a equal to कहाँ से आएगा, यहाँ पे तुम dx और dx का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, तो इक्वेशन में कोई चेंज तो आने नहीं वाला. ठीक है. ठीक है. अब ये यहाँ पे देखो, ये dx by dt जो होता है इसी को हम वेलोसिटी कहते हैं. ऊपर देखा तो पता चला, तो ये पूरा v बन जाएगा और dv by dx बचेगा, तो v dv by dx भी लिख सकते हैं एक्सप्रेशन को. ठीक है. तो ये तीन रिलेशंस आपको याद रखने हैं. ठीक है. ये तीन रिलेशंस है हमारे पास, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, बहुत काम आएगा. ये तीन रिलेशन के बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको काम आएगा. सो यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर ऑल दीज थ्री रिलेशंस आपको जो दे रखे हैं वो याद रखना है. ठीक है. डेरिवेटिव टर्म्स में यहीं पे एक चीज और बता देता हूँ तुम लोग को. ठीक है. कि जब वेलोसिटी से एक्सेलरेट नहीं, हाँ यहाँ और यहाँ पे ये पोजीशन भी ले लेते हैं हम लोग. ठीक है. ओके. जब पोजीशन से मतलब कि पोजीशन फिर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी तक पहुंचना है, तो तुम क्या करोगे, डेरिवेटिव लोगे. देख लो, ये पोजीशन था, इसका डेरिवेटिव तुमने लिया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो तुम्हें क्या मिल गया, वेलोसिटी. और जब तुम्हें वेलोसिटी से एक्सेलरेशन तक पहुंचना है, तब भी तुम क्या लोगे, डेरिवेटिव. अब अगर वापस आना हो तो डेरिवेटिव का इनवर्स क्या होता है, इंटीग्रेशन. तो जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे एक्सेलरेशन के टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे हम लोग, तो हमें पोजीशन मिल जाएगा. तो ये एक बेसिक फॉर्म होता है. ठीक है. बहुत ही बेसिक फॉर्म है. ओके. ओके. तो इसको आप याद रखेंगे और इसको हम लोग यूज भी करेंगे खैर आगे चल के ना. सो दिस इज हाउ इट इज. जैसे एक एग्जांपल भी लेके देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, सो दैट कि आपको क्लियर होगा. जल्दी से एक एग्जांपल कर लेते हैं. ठीक है. यार ये क्या हो गया,
एग्जाम्पल की अगर बात करें कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को कुछ टाइम का फंक्शन दे दूं, ठीक है, कोई टाइम का फंक्शन देता हूँ 2t² प्लस 3। तो इस केस में वेलोसिटी तुमसे पूछा गया, वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी इज बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन का तुम डेरिवेटिव लोगे तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हें डेरिवेटिव लेना आता है, ये 2 इस तरफ बाहर आ जाएगा और पावर 1 हो जाएगी, वो फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, 4t हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि तुमने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ के आए हो यहाँ पे। और एक्सेलरेशन क्या होता है? इट इज वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या हो जाएगा 4। यार ये क्या हो रहा है, मतलब लैग बहुत कर रहा है ये। तो इस केस में एक्सेलरेशन जो है ये 4 हो जाएगा। वहीं अगर बात करें, अगर इसका उल्टा करके देखते, अगर हम लोग एक्सेलरेशन 4 था तो इसका इंटीग्रल लोगे तो 4t आएगा वेलोसिटी, और इसका भी इंटीग्रल लोगे तो ये आएगा, क्या बोलते हैं, 2t² प्लस 3। ये 3 कहाँ से गया? कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन करके एक टर्म होती है, वो बार बार ऐड होती जाएगी, इस वाले में भी ऐड होगी कुछ ना कुछ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन टर्म, इस वाले में भी ऐड होगी कुछ ना कुछ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन टर्म, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इक्वेशंस ऑफ मोशन में फाइनली हम लोग आ चुके हैं। इसको नहीं देखो, ये बस मैंने लेके आ गया हूं मैं, ये बस मैं लेके आ गया हूँ, ठीक है। तुम जो मैं यहाँ पे बताऊंगा उसको देखो, ठीक है, ओके। सो इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन पूछी जाती है, वो भी मैं कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि छोड़ के जाने वाला हूँ, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन में कंडीशन क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल होगा तो तुम इक्वेशंस ऑफ मोशन किसी भी क्वेश्चन में मत लगाना। एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होगा तो ये ऐसे कांस्टेंट का शॉर्ट फॉर्म लिख देना, तो कांस्टेंट जब एक्सेलरेशन होगा तब जाके इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। पहला इक्वेशन क्या कहता है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम वाली टर्म्स है, ठीक है, ये पहली इक्वेशन कहती है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन कहती है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन कहती है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ओके, गुड। तो ये 3 इक्वेशंस होती है मोशन की जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने पे हम ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। एक में है वेलोसिटी, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। दूसरे वाले में है डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन। तीसरे में है फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इनका जो डेरिवेशन होगा वो हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं। तो फर्स्ट वाले का तो डेरिवेशन मैं यही कर सकता हूँ, ठीक है, बहुत आसान सा है। कंडीशन पहले बना लेते हैं, ठीक है, सो दैट कि हमारे लिए बढ़िया रहेगा। ओके, तो कंडीशन ड्रॉ करते हैं हम लोग। दिस इज लेट्स से ग्राउंड, ये एक बॉय है, यहाँ पे टाइम की वैल्यू 0 है, क्योंकि टाइम की वैल्यू 0 से ही कोई भी चीज स्टार्ट होगी, ठीक है। इस बॉय के पास इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन इसको मैंने a दे दिया। तो एक्सेलरेशन काम क्या करते हैं? इस इनिशियल वेलोसिटी u को बढ़ाएगा, एक्सेलरेशन का काम यही है कि वेलोसिटी को बढ़ाएगा। तो ये ऐसे पहुंचते 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 यहां तक जब आएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ी हुई मिलेगी, ठीक है, कुछ v आगे भी बढ़ती जा रही होगी, लेकिन हम टाइम t तक कंसिडर कर रहे हैं। इनिशियली टाइम की वैल्यू 0 थी और अब टाइम की वैल्यू t है, ठीक है। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये इसको मैं ले लेता हूं s, ओके, या फिर डिस्टेंस कह लो, फिर डिस्प्लेसमेंट कह लो, ठीक है। इस डिस्प्लेसमेंट या फिर इस डिस्टेंस को हम लोग ले लेते हैं s। तो t की वैल्यू 0 पे इसके पास वेलोसिटी कितनी थी u,
एक्सलरेशन मैंने दे दिया, एक्सलरेशन देने से होता क्या है, वेलोसिटी बढ़ेगी, जब वो आगे पहुंचेगा तो उसके पास वेलोसिटी v बन जाएगी टाइम t पर, और उतने टाइम में उसने s डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ठीक है। यही सारी टर्म्स तुमको इक्वेशन में दिख रही होंगी, ओके। तो अब चलो आओ इनका प्रूफ देखते हैं आगे ना। सबसे पहले मैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का यूज करता हूँ, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा v, नहीं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी में तुम्हें क्या दिख रहा है, एक्सलरेशन है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी और टाइम है, तो तुम ये यूज कर लो, a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। इसमें एक्सलरेशन आ रहा है, डेरिवेटिव वेलोसिटी का आ रहा है, इंटीग्रेट करने पे वो काम बन जाएगा, लेकिन वेलोसिटी वाली टर्म आ रही है, टाइम वाला टर्म आ रहा है, एक्सलरेशन वाला टर्म आ रहा है, तो इसको इंटीग्रेट करके देख लेते हैं। तो dt को एक तरफ भेज दो, है ना, दोनों तरफ अब इंटीग्रेशन करेंगे। इनिशियली टाइम की वैल्यू 0 थी क्योंकि टाइम है पे वेरिएबल है, फाइनली टाइम की वैल्यू t है, एक्सलरेशन कांस्टेंट है, इनिशियली u थी और फाइनली v है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, at, यहाँ पे क्या बन जाएगा, v माइनस यू। तो मैं इंटीग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट आते होंगे, ये हो गया प्रूफ अपना, ठीक है। दूसरा वाला प्रूफ कर देता हूँ, देखो इसके लिए मैं यूज करता हूँ v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि वेलोसिटी चाहिए मुझे, डिस्प्लेसमेंट चाहिए और टाइम चाहिए, लेकिन इसमें एक्सलरेशन भी होता है, इक्वल्स टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले में। तो कुछ नहीं, इस v की जगह ये पटक दो u प्लस ए टी, इस वाली इक्वेशन से, क्योंकि तुम डिराइव कर चुके हो। तो u प्लस ए टी डी टी, जब आप रिवीजन करेंगे तो ये वीडियो बहुत कारगर साबित होगी पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, dx, ठीक है। अब दोनों तरफ इंटीग्रल ले लो, इनिशियली डिस्टेंस की वैल्यू 0 थी, फाइनली डिस्टेंस की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, टाइम की वैल्यू 0 से लेके t तक गई है। तो ये जब इंटीग्रल ब्रेक होगा तो इस वाले में दोनों में जाएगा, तो u के साथ जब जाएगा तो वो ut वाली टर्म दे देगा, और at के साथ जब जाएगा तो at स्क्वायर बाई 2 दे देगा, at स्क्वायर बाई 2, सब बात है, at स्क्वायर बाई 2 ही देगा। और इस तरफ तो तुम्हारे पास s है ही, तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी प्रूफ हो गया। कैलकुलेशंस तुम देख सकते हो, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो मैथमेटिक्स है वो तो। लास्ट वाले में क्या आता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, यानी कि एक्सलरेशन है और वेलोसिटी है और डिस्टेंस भी है, तो a इक्वल टू v dv बाय dx हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सलरेशन है, वेलोसिटी है और डिस्टेंस है, जो हमें चाहिए, ठीक है। तो इसको एक तरफ भेज के इंटीग्रल ले लो, a dx, a तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है, v dv, ओके। दोनों तरफ इंटीग्रल ले लोगे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए 0 से लेके s तक, यहाँ पे u से लेके v तक, तो ये तो बन जाएगा as, और ये क्या बन जाएगा, v का इंटीग्रल लोगे तो क्या होगा, dv, तो मतलब वेलोसिटी मतलब वेरिएबल है वहां पे, तो v का इंटीग्रल होता है v स्क्वायर बाई 2, और उसमें जब वैल्यूज पुट करोगे, यहाँ पे पहले v पुट करोगे फिर u पुट करोगे, तो माइनस में आएगा ना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होल अपॉन 2 लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम ही है। और फिर इस 2 को उस तरफ भेजना, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, तीसरा वाला भी प्रूफ हो गया। कुछ यूं आप इक्वेशंस और मोशंस को प्रूव करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन, अब इसके बाद आगे आपको याद रखना है, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी वाला कंसेप्ट देख लेते हैं, इसमें बहुत सारे केसेस हैं। अच्छा, एक चीज बता देता हूँ, जो लोग सोच रहे होंगे कि रेनमैन प्रॉब्लम बचा है, रिवर बोट प्रॉब्लम बचा है, आज की पीपीटी मैंने नहीं लिया है, काइनेमेटिक्स 2D में करने वाले हैं, ठीक है, पहले ही क्लियर कर देता हूँ। चलो, मोशन अंडर ग्रेविटी, ओके। तो इसका फर्स्ट केस हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट केस, ग्रेविटी के अंडर मोशन करने वाले हम लोग, जी के अंडर, स्मॉल जी, यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होगी, ठीक है। ये बेसिकली क्या बनाना हो तो समझ में आ गया होगा, इतनी तक सब जान जाते हैं। ग्राउंड है यार, ग्राउंड का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे हैं,
यहां से मैंने एक बॉल ली और उसको एक मिनट, ये थोड़ा पहले से ही ग्राउंड से थोड़ा ऊपर लग रहा है, ऐसा थोड़ी ना होगा। रुक जाओ, ये लेते हैं हम लोग। यहां से एक बॉल ली, उसको यू वेलोसिटी दे दिया हमने, ठीक है। ओके, तब ये इसका होगा क्या, इस बॉल का, ये इस यू वेलोसिटी से ऊपर 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 जा जाके फिर वापस आ जाएगा। इसको मैंने यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका था। कोई भी बॉल को तुम जब ऊपर फेंकते हो, किसी वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी देके फेंकते हो, यू वेलोसिटी मान लो दे दिया तुमने, तो वो ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, एक टॉप मोस्ट पॉइंट आएगा, उसके बाद फिर वो वापस नीचे आ जाएगा। किसके कारण नीचे आ रहा है, धरती माता खींच रही है नीचे की तरफ, एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जो कि इनिशियल केस में इस वाले यू के एंटी पैरेलल है, तो इस यू को डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करते करते टॉप पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी को जीरो कर देगा। इसको वी टॉप में लिख देता हूँ। टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो कर देगा, उसके बाद फिर वापस वो जब नीचे आ रहा होगा, तो अब जो इसको वेलोसिटी मिल रही होगी जीरो के बाद, ये जी के कारण, क्योंकि इस जी के पैरेलल आ जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करते 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 फाइनली वो वापस यू तक पहुंचा देगा। तो इस प्रकार का कुछ मोशन चलता है। तो हमें टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी बतानी होती है, इस केस में तो टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगी, बात तो अब सबको समझ में आती है, आप फेंक के देख लीजिए बॉल। और तुमसे क्या पूछा जाता है कि ये कितनी हाइट अटेन करेगा, ये हाइट जो है ये कितनी है, ये जो हाइट है, कितनी हाइट है ये, तो ये हाइट बता देते हैं। तो हाइट मतलब बेसिकली डिस्टेंस निकालना, टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो, तो कुछ नहीं, ये यूज कर लो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू, नीचे की तरफ है एक्सलेरेशन तो माइनस जी ले लेता हूँ, अगर ऊपर की तरफ ले लेता तो एक्सलेरेशन तो प्लस जी ले लेता। और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने, एच डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और इसकी वैल्यू तो जीरो ही है फाइनल वेलोसिटी की। यहाँ से यहाँ तक की बात कीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात की जाए तो, और अब ये माइनस साइन जो है, इस माइनस साइन को कैंसिल कर देगा, तो यू स्क्वायर अपॉन टू जी अपने पास हाइट आ जाएगा, ठीक है। यू स्क्वायर अपॉन टू जी विल बी इक्वल्स टू आवर हाइट, ओके। ये चीज आ जाएगी, ठीक है। वहीं यहां से यहां तक का टाइम कितना लगेगा, तो टाइम जो है, टाइम लगता है तुम्हारे पास ए बाई जी। कैसे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी यूज करके देखना तुम जरा, ए बाई जी कह रहा हूँ, यू बाई जी लगेगा टाइम, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी जरा तुम यूज करके देखना एक बार, ठीक है। t इक्वल टू यू बाई जी आ जाएगा। यहां से यहां तक का टाइम अगर इतना है, तो यहां से यहां तक का टाइम भी उतना ही होगा, ये आने टाइम का, तो दोनों टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू बाई जी हो जाएगा। यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक बोला है, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू बाई जी हो जाएगा। लेकिन एक हाफ की बात की जाए कि सिर्फ ऊपर पहुंचने तक का टाइम यू बाई जी होगा, और टोटल टाइम टू यू बाई जी हो जाएगा। अब ये यू बाई जी कैसा है, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक के लिए यूज करो, देखो यहाँ से यहाँ तक के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस एटी यूज करो, v की वैल्यू जीरो रख दो, क्योंकि टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, u की वैल्यू u है, g की वैल्यू माइनस g है, और t, तो u बाई जी आ जाएगा टाइम का वैल्यू, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू बाई जी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, कोई भी नॉन डिसिपेटिव फोर्स है नहीं, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, इनकी जितनी पोटेंशियल एनर्जी वो वहाँ पे टॉप पॉइंट पे पहुंच के बनाएगा, बाद में उसकी काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियली थी, मतलब इनिशियल टोटल एनर्जी कितना था, और मान लो मैं इसको कह दूं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे कह दो, ठीक है। ये जो ग्राउंड है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो कुछ नहीं है, यहाँ पे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पे बॉडी, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो का। अब ये ऊपर ऊपर जाएगा तो इस पॉइंट पे, अच्छा यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम यू स्क्वायर, तो ये इसकी इनिशियल एनर्जी होगी, ठीक है। टॉप पॉइंट पे अगर बात करें, तो यहाँ पे जो है इसका काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो चुका है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी हो चुकी है एम जी एच, ठीक है। और ये एम जी एच जो होगा ये बराबर होगा किसके, हाफ एम यूज करके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन है। और फिर ये वापस आएगा, तो वो जो वापस यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन लगाओगे, तो यहाँ पे एम जी एच है, यहाँ पे एम जी एच है पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी जीरो है।
लेकिन यहाँ पर अगर बात करें काइनेटिक एनर्जी हाफ एम जी स्क्वायर है, मतलब होना पड़ेगा उसको, यहाँ पे यू वेलोसिटी होनी पड़ेगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को निकालना होता है, तो पोटेंशियल जीरो करके काइनेटिक एनर्जी निकालो, काइनेटिक एनर्जी mgh के बराबर आ जाएगा और वो mgh हाफ एम स्क्वायर के बराबर था, तो ये वेलोसिटी यहाँ पे आते समय भी यू होनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये केस है पहला केस इसका। दूसरा केस एक ड्रॉपिंग का केस होता है, एक ड्रॉपिंग का केस होता है, ठीक है। एक ड्रॉपिंग का केस होता है, ठीक है, कि बॉल को किसी हाइट से ड्रॉप कर दी, ये लो, जैसे मान लो ये मेरा टावर था, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा टावर हो चुका है लेकिन कोई नहीं, चल जाएगा काम। ये हाइट h थी इस टावर की, ठीक है, मैंने एक टावर से बॉल ली, इसको फेंक दिया, ड्रॉप कर दिया, फेंका नहीं, छोड़ दिया तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, क्योंकि मैंने कुछ वेलोसिटी नहीं दी थी, इम्पार्ट नहीं की थी उसमें कुछ वेलोसिटी, कोई वेलोसिटी मैंने इम्पार्ट नहीं की थी, मैंने सब उसको छोड़ दिया था, तो यू की वैल्यू जीरो है। फिर ये नीचे 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 आते जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी बन जाएगी v, तो ये कितनी बनती है, ये बनती है √2gh, ठीक है। रिजल्ट याद रखो, डेरिवेशन मैं अभी नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन इतना बताता हूँ, बहुत आसान सा डेरिवेशन इसका। √2gh को कैसे करोगे यार, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s वाला इक्वेशन लगाओ, v निकालना है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, क्या है, u की वैल्यू जीरो है तो खत्म गेम। फिर 2as बचा, 2as में 2a की वैल्यू कितना है, g, क्योंकि यहाँ पे हमेशा सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, नीचे की तरफ सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ठीक है, तो g हो जाएगा एक्सलरेशन की वैल्यू, तो 2g और इंटू एस, कितना डिस्टेंस चढ़ गया उसने, ये पूरा हाइट ट्रेवल किया, तो h डिस्टेंस हो जाएगा उसका, तो 2gh, और v स्क्वायर था तो उसका रूट ले लेना, √2gh। और क्या पूछा जाता है, टाइम कितना लगा, तो टाइम भी निकल जाएगा यार, जब वेलोसिटी निकल गई तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी यूज कर लो, जब v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी यूज करोगे तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो इतना आएगा, √2h/g, ठीक है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी यूज कर लेना, तुम करके देखो तब जगह तुम्हें फिजिक्स समझ में आएगी, 2h/g, ठीक है। अब ये ग्रेविटी फ्री स्पेस की भी बात नहीं कर रहे हम लोग, ग्रेविटी वाले स्पेस में बात कर रहे हैं, ठीक है, सारी चीजें, तो दैट्स इट। एक केस और होता है इसका, जिसको मैं चाहूंगा कि आप घर में डिस्कस करें थोड़ा, हालांकि इसका हर जगह डेरिवेशन आपको मिल जाएगा, लेकिन और मैं भी करा सकता हूँ इनफैक्ट, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप डिस्कस करें घर में, सोचें इसके बारे में इतना कुछ पढ़ने के बाद, ठीक है। ये वाला केस बहुत प्यारा केस है, इसमें क्वाड्रेटिक बनती है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ता है, इतना मुझे याद है। अब देखो मैं पढ़ के तो आया नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ाता हूँ अपने लेक्चर्स में, बिल्कुल सामने सामने कन्फ्रंट होकर के, ठीक है। तो उसमें क्या है कि फिजिक्स की फील आ रही होती है। अब देखो ये फिर से वही केस है, इस बार मैंने एक h हाइट का टावर था, उस पे से एक बॉल को u दे दिया मैंने, और वो भी ऊपर की तरफ में, तो ये ऐसे कुछ करके आएगा। तो इस केस में तुम मुझे यहां पहुंचते तक इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इक्वेशंस ऑफ मोशन ही लगाना है, देखो कनेक्ट करो चीजों की, इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगनी है, वेलोसिटी की वैल्यू, और ये जो मैक्सिमम हाइट है एच मैक्स, ये एच एम से रिप्रेजेंट कर दिया एच मैक्स को, ये बता देना तुम, ठीक है, और टाइम भी बता देना कि कितना टाइम ऑफ फ्लाइट है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो बताना, ठीक है। तो ये तीन चीजें तुम इस पर्टिकुलर केस के लिए सॉल्व करके आओगे, ठीक है, और कमेंट में आंसर करोगे। नेक्स्ट क्या है यार, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, चैप्टर में ग्राफ भी है, तो ग्राफ की एक बेसिक थ्योरी में बता देता हूँ। तुम्हें पता होगा तीन रिलेशन, v इक्वल्स टू डी एक्स प्लस डी टी, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। एक बात जरा समझ जाओ, जब कभी तुम डेरिवेटिव ले रहे होते हो किसी भी पर्टिकुलर पैरामीटर का टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्लोप बताता है। हम लोग को ग्राफिकली डेरिवेशन मतलब ग्राफिकली डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप होता है, कभी भी तुम किसी चीज का डिफरेंशिएशन किसी चीज के रिस्पेक्ट में करोगे तो वो स्लोप कहलाता है ग्राफिकली, ठीक है, स्लोप। और स्लोप को हम टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, टेन थीटा, ठीक है, ये आपको पता होगा, टेन थीटा मतलब कुछ ऐसा,
जैसे मान लो कि ये कुछ एक लाइन है, इसने थीटा एंगल बनाया हुआ है, तो इसका जो स्लोप अगर होगा, स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसकी स्लोप की बात आएगी तो ये टेन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा, ओके। मान लो कि ये लाइन y इक्वल टू एम एक्स है, इस लाइन को y इक्वल टू एम एक्स लिखते हैं हम लोग। ये x एक्सेस है और ये y एक्सेस है, ठीक है। तो ये जो m है यही इसका स्लोप कहलाता है, जो कि है टेन थीटा की। ये कितना एंगल बना रहा है इस हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। और यही तुम्हारे पास इसका डेरिवेटिव भी कहलाता है। ये जो m है इसी को तुम कह सकते हो dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव, ठीक है। इसी को तुम डेरिवेटिव भी कहते हो बेसिकली, ठीक है। मतलब ये dx होगा, समझ गए होगे आप। ओके, dy बाय डी एक्स, ओके। सो ये स्लोप की कहानी है। अगर बात करें हम लोग एरिया अंडर कर्व की, तो वो इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन क्या कहलाता है? जैसे मान लो y है और ये x है ना। अब मैंने एक ऐसी रैंडम कर्व बना दी है, ये ऐसा कुछ करके ऐसा, ठीक है। तो इस कर्व का जो एरिया ये लेगा, हॉरिजॉन्टल के साथ ये जितना भी एरिया बना रहा होगा, वो इसका इंटीग्रेशन कहलाता है। एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेशन कहलाता है, ठीक है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल दोनों का ग्राफिकल मीनिंग बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये मतलब दिखा रहा हूँ मैं तुमको, है ना। ये जो भी एरिया है ये पूरा, ये क्या कहलाएगा बेसिकली? इंटीग्रेशन कहलाएगा। एरिया, एरिया अंडर द कर्व, कर्व के अंडर कितना एरिया, वो इसके इंटीग्रेशन कहलाएगा, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऐसे देखते हैं हम लोग और डिफरेंशिएशन ऐसे देखते हैं। तो डिफरेंशिएशन ये और इंटीग्रेशन ये है। हमने तीन रिलेशन देखे थे, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ए इक्वल टू डी बाई डी टी और ए इक्वल टू वी डी बाई डी एक्स। और मैं जब इक्वेशन मोशन ड्राइव कर रहा था तो मैंने इंटीग्रेशन भी करना चालू कर दिया था। तो ये कुछ ग्राफ्स के भी क्वेश्चन इस चैप्टर में बन सकते हैं। हालांकि अभी इतने ही ग्राफ्स नहीं है, तो बहुत कम ग्राफ्स हैं। ग्राफ के क्वेश्चन तो आपको कैसे भी बनाए जा सकते हैं, कैसे भी फ्रेम किए जा सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन वाला लेक्चर आएगा तो उसमें बहुत सारे ग्राफ के क्वेश्चंस करने की कोशिश करूंगा। मैं चाहूंगा कि इक्वेशंस और मोशन पे तो सवाल कराऊं ही, लेकिन ग्राफ के क्वेश्चन ज्यादा कराऊं जिससे आपको फील आए ग्राफ में, ठीक है। क्योंकि ग्राफ जनरली बच्चों को समझ में नहीं आता है। कुछ बेसिक ग्राफ्स में लेके आओ, थोड़ा समझने की कोशिश करें। जैसे ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बिल्कुल सीधा बना दिया, तो ये एंगल कितना बना रहा है ये एक्स एक्सिस के साथ? 0 डिग्री। और 0 डिग्री के केस में टेन थीटा कितना होता है? टेन जीरो जीरो होता है, यानी कि स्लोप जो टेन थीटा की वैल्यू होती थी वो जीरो है, तो स्लोप जीरो है। अब ये डिस्टेंस और टाइम कर्व है, डिस्टेंस टाइम कर्व का जो स्लोप होता है dx बाई dt, यानी कि क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी इस केस में क्या होगी? जीरो होगी। समझ गए बात को? यानी कि पार्टिकल स्टॉप केस में है। बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका जो है स्लोप अभी भी कांस्टेंट ही है, लेकिन ये कुछ थीटा बना रहा है, ये कुछ थीटा बना रहा है, यहाँ पे एंगल बना रहा है थीटा। तो यहाँ से टेन थीटा आएगा, और टेन थीटा यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, या फिर डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ है, ठीक है। पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ है, कांस्टेंट फॉरवर्ड वेलोसिटी है। बात करें यहाँ पे डिस्टेंस टाइम कर्व में ऐसा कुछ, तो ये वेरिएबल वेलोसिटी का केस हो जाएगा, इंक्रीजिंग है, स्लोप पॉजिटिव हमेशा, इंक्रीजिंग, पॉजिटिव एक्सेलरेशन यहाँ पे आ जाएगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अब जब वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रहा है तो फिर एक्सेलरेशन इस केस में कांस्टेंट होगा, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीजिंग हो रही होगी। इंक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ है ये। बात करें यहाँ पे ये डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा और डिक्रीजिंग फॉरवर्ड वेलोसिटी। अब यहाँ पर और ग्राफ बन रहा है, तो यहाँ वाले में भी स्लोप नेगेटिव, स्लोप मतलब मान लो इस पॉइंट पे मुझे स्लोप निकालना, तो मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब इस टेंजेंट का एंगल देखेंगे हम लोग, ये आगे बढ़ा दो इसको। अब ये देखो, ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है, थीटा, ये थीटा बना रहा है, और ये थीटा तुम्हें दिख रहा होगा, ये ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज है, देख के ही पता चल जाता है ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज पे टेन थीटा नेगेटिव आता है, और टेन थीटा यानी कि डी वाई बाई डी एक्स यानी कि वेलोसिटी, वेलोसिटी नेगेटिव आएगी और डिक्रीजिंग केस की आएगी, और एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो जाएगा केस, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी आप एक ग्राफ देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक ग्राफ देख सकते हैं। इस ग्राफ की एनालिसिस हम लोग
क्वेश्चंस में करते हैं। बेसिकली आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ग्राफ्स में केस बेसिकली पढ़ा दिया जाता है बेसिक मैथमेटिक्स में। यहाँ पर डायरेक्ट यूज किया जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चंस में कैसे भी ग्राफ बना के आपको दिए जा सकते हैं, आपको जस्ट उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पर मैं एक एक ग्राफ को समझाऊंगा, आप फिर आप समझ में नहीं आएगा, आप क्वेश्चंस के टाइम पे समझ जाएंगे, मजा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत ही आसान आसान ग्राफ है, आप एक बार सोचने की कोशिश करें। मैंने शुरू के 4 ग्राफ, 4 के 5 ग्राफ मैंने आराम से समझा दिया, बिल्कुल इतना आसानी से समझ गया मैं, बिल्कुल आराम से समझा दिए 5 ग्राफ। अब आखिरी के 2 ग्राफ आपको सोचे, है ना, लिखा तो है ही सामने आपका, ये लिखा है, आप सोचे कैसे क्या है, ठीक है। और उसकी थ्योरी भी मैंने यहाँ पे बता दी है, ये कुछ थ्योरी है उसकी, है ना। फिर फिनिश करते हैं आज की थ्योरी को। यहीं तक है काइनेमेटिक्स 1D की थ्योरी। क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करेंगे तो फिजिक्स की फील और आएगी तुमको, ठीक है। थैंक्स फॉर द डे।